ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यह लिंकर और लोडर क्या है और आखिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके इस सस्पेंस को हम दूर करते हैं और बताते हैं कि लिंकर लोडर कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक पढ़ लिया है। लिंकर लोडर कॉन्सेप्ट का उद्देश्य उन सभी टॉपिक को आपको रिकॉल कराना है और एक काल को दूसरे काल से और एक डायनेस्टी को दूसरे डायनेस्टी से लिंक कराते हुए इन सभी टॉपिक्स को आपके ब्रेन के अंदर लोड कर देना है, जिससे ज़िंदगी भर आप कभी भी इन सभी ज्ञान को भूल ना सको। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो हिस्ट्री को एक बर्डन की तरह पढ़ते हैं। अगर आपने हिस्ट्री को एक बर्डन समझा तो वाकई यह आपको बहुत बोरिंग लगेगी और कभी समझ में नहीं आएगी। और इसके विपरीत अगर आपने हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानकर पढ़ा और हर वीडियो को एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जोड़कर पढ़ने की हैबिट बना ली, तो यकीन मानिए ये हिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी लगेगी। इससे ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग आपको कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं लगेगा। लिंकर लोडर के माध्यम से यह मेरी गारंटी है कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों को आपको हम लिंक करा करा के आपके दिमाग में लोड कर देंगे ताकि आप कभी भी इतिहास को भूल ना सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस यूनिक लेक्चर को, और वो भी बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास मनुष्य और समस्त मानव जाति द्वारा की गई उन्नति का विवरण जानने के लिए एक मील के पत्थर का कार्य करता है। इतिहास को जानकर हम ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कैसे मनुष्य एक साधारण व अशिक्षित मनुष्य से समझदार व बुद्धिमान मनुष्य बन गया, कैसे उसने प्रकृति के रहस्यों को जान लिया और वह कैसे भिन्न भिन्न औजारों व हथियारों को बनाना सीख लिया। ऐसे सभी प्रश्न का उत्तर आपके इतिहास के समुद्र में ही मिल सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर बात यहाँ आकर फंस जाती है कि इतिहास पढ़ें तो पढ़े कहाँ से और इतिहास की जानकारी मिलती कहाँ से है। इतिहास कहाँ से पढ़ें, इसकी समस्या तो पल भर में सॉल्व हो जाए। अगर आप स्टडी विद अनिल सर के स्टूडेंट हो तो यह समस्या आपको होगी ही नहीं। इतिहास के बहुत सारे वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में पड़े हुए हैं। आप जब चाहो जहां चाहो इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करके देख सकते हो। दूसरा प्रश्न आता है कि इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारी इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं वो 4 स्रोत? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ की बात करें तो ये 4 तरह के होते हैं। 4 होते हैं धर्म ग्रंथ। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। विदेशी यात्रियों की बात करें तो हेरोडोटस, टेसियस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी आदि ये सारे विदेशी यात्री हैं जो समय समय पर भारत आए और भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सबको बताई। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, स्तंभलेख आदि सब आते हैं। अशोक के अभिलेखों में हमने देखा कितने सारे अभिलेख और स्तंभलेख अशोक ने लिखवाए, तो ये सभी पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में आते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश की सभ्यता बहुत प्राचीन है। भारत देश का पूरा इतिहास इतना बड़ा है कि एज ए होल पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? वो हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। स्रोतों के आधार पर भी इसे 3 भागों में पुनः बांटा गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब वह काल जब लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आदि ऐतिहासिक का मतलब वह काल जिसमें लैंग्वेज तो होती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। जब हम उसे पढ़ ही नहीं सकते हैं तो हमें क्या पता कि वो क्या कहना चाह रहा है। अतः पूरी जानकारी हमें उस कालखंड के बारे में नहीं पता लग पाती है। तो ऐसे इतिहास को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा काल जिसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट सब कुछ होता है, हम उसे पढ़ सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के काल आते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन टर्म का यूज़ किया था। क्या है ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन?
ह्यूमन लाइफ एवोल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन का क्रमिक विकास ही है। मनुष्यों के आदि मानव से आधुनिक मानव बनना ही ह्यूमन लाइफ एवोल्यूशन कहलाता है। क्या आपको पता है कि मानव जो आज सबसे बुद्धिमान स्पीसीज़ हैं, एक वक्त ऐसा था जब उन्हें पत्थरों के अलावा और किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर ही उनके जीवन का सहारा थे। वह इनसे शिकार करते थे, पेड़ों की छाल काटते थे, आग जलाते थे। पाषाण मानव का यह कालखंड लाखों वर्षों तक चला। लाखों वर्षों तक मनुष्य हर आधुनिक चीज़ से अनजान बस पत्थरों को अपना दोस्त बनाकर उनके नए नए औजार और हथियार बनाने की कोशिश करता गया। पाषाण काल इतना बड़ा था कि इसे पुनः 3 भागों में बांटना पड़ गया। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के मानवों ने पत्थर का यूज़ करके कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, खंडक आदि का प्रयोग सीख लिया। मध्यकालीन आते आते तो ये और भी टैलेंटेड हो गए। इन्होंने पाषाण के छोटे छोटे उपकरण बनाना भी सीख लिया था। इस काल के लोग शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुएं आदि बटोरना सब सीख लिया था। नव पाषाण काल में तो इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने कुत्तों को दोस्त बना लिया, उन्हें पालतू बनाकर उन्हें पत्थरों की जगह यूज़ करने लगे। पहले ये पाषाण काल के मानव जानवरों पर पत्थर मारकर उन्हें घायल करते थे और फिर उन्हें पकड़ कर लाते थे। अब यह काम तो उनका पालतू कुत्ता ही कर देता था। साथ ही नव पाषाण काल के मानवों ने पत्थर को पॉलिश करना भी सीख लिया था। कृषि करना, आग जलाना, गर्त आवास, पोत निर्माण, समाज निर्माण, स्थायी जीवन सभी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे नव पाषाण काल के लोग। पाषाण मानवों के इतिहास का क्रम ऐसे ही चलता रहा और देखते देखते वह बहुत ही बुद्धिमान व चालाक हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब ये मानव सभ्यताओं के रूप में रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी को कई नाम से जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता आदि। मानवों के जीवन की इस सभ्यता के बारे में क्या ही कहने। वो मनुष्य जो पत्थरों तथा कुत्तों के साथ खेलता था, रहने के लिए घर नहीं होता था, गुफाओं व झोपड़पट्टी में रहता था, अब वह पक्की ईंटों से बने घरों में रहने लगा। सड़कों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा पाषाण काल के मानवों ने, अब सड़क पर चलने लगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में ये सब हाइजीन का ABCD भी नहीं आता था और अब पकी हुई नालियों का यूज़ करने लगे। साथ ही तालाब व नदियों में नहाने वाला मनुष्य अब स्विमिंग पूल में नहाने लगा। पाषाण काल की इस लेवल की ग्रोथ को देखकर मज़ा ही आ जाता है। लेकिन इन सैंधव वासियों को अचानक किसी की नज़र लग गई। पूरी की पूरी विकसित सभ्यता अचानक लुप्त हो जाती है। कारण किसी को भी नहीं पता। इतिहासकारों की गेसेस को माने तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, वगैरह वगैरह। इन सभी कारणों से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई होगी। खैर जो भी हो, इस सभ्यता के नष्ट होने से मनुष्य पुनः पीछे पहुंच गया तथा वैदिक सभ्यता में नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। व्यापार करने वाला मनुष्य पुनः खेती करने लगा। पढ़ा लिखा मनुष्य अचानक में अशिक्षित हो गया। लेकिन फिर भी इस काल में स्त्रियों की इज्जत होती थी। वैदिक काल में स्त्रियों की इज्जत होती थी, उन्हें पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त था। वह अपने पति व पिता के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर के साथ शादी भी कर सकती थी। सती प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वैदिक काल की सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। क्यों होता है श्रेष्ठ पुरुष? क्योंकि इन्हें वेदों का ज्ञान था। कौन कौन से हैं हमारे वेद? वेद हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्णों का विभाजन था। कौन से थे ये 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इन वर्णों में एक अच्छी बात यह थी कि यह जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। यानी कि आप ब्राह्मण के बेटे हैं लेकिन आप साफ सफाई का काम करते हैं तो आप शूद्र माने जाएंगे, और अगर आप शूद्र के बेटे हैं और आप पढ़ाना लिखाना व पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। वैदिक काल में कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि व्याप्त नहीं थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल को एक आदर्श काल माना जा सकता है। उत्तर वैदिक काल आते आते स्थिति बद से बदतर हो गई। स्त्रियों के सारे अधिकार धीरे धीरे छीने जाने लगे। वैदिक काल में जिन स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त था, अब उन्हें उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। और अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें और तो उसकी कंडीशन और भी बुरी है। अब वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, पहले के जैसा नहीं। पूषण के बारे में आप जानते हैं? पूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब वह शूद्रों के देवता बन गए।
कुप्रथाएं समाज में पुनः व्याप्त होने लगीं। एक आदर्श समाज कहा जाने वाला वैदिक काल अब धीरे धीरे वष्ट होता जा रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था, अशांति छा गई थी, धर्म का नाश होने लगा था। उच्च वर्ग के लोग तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ ज़रूरत थी एक धार्मिक क्रांति की, जो कि हुई भी। उच्च वर्ग की सर्वोच्चता को कम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा धार्मिक क्रांति की गई। ये कुछ लोग और कोई भी नहीं बल्कि बुद्ध और जैन थे। बुद्ध और जैन ने समाज में व्याप्त अशांति को, छुआछूत को, अज्ञानता को अपने दिव्य प्रकाश से और साधना से दूर करने का प्रयास किया। समाज में इनके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। बुद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्हीं के शिष्यों तथा अनुयायियों द्वारा बहुत तेज़ी से होने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक लिंकर लोडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ मेरा उद्देश्य टॉपिक में घुसकर डीप में जाना नहीं है, बल्कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों को आपस में जोड़कर बनाए रखने का प्रयास करना है। कंप्लीट स्टडी पैकेज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक, उत्तर वैदिक, बुद्ध, जैन, इन सभी मोतियों को एक सूत्र में पिरोकर आप सहेज पा रहे होंगे। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद बुद्ध और जैन के समय ही महाजनपद काल आ चुका था। दोस्तों, महाजनपद काल पढ़ने से पहले महाजनपद किसे कहते हैं इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, महा प्लस जनपद। जनपद को पुनः हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जन प्लस पद, अर्थात जहाँ लोगों ने अपने पैर जमा दिए वही बन गया जनपद। और बहुत सारे लोगों ने जब ऐसे जनपदों को मिला लेते हैं, बहुत सारे जनपदों को ऐसे मिला लेते हैं, तो वो बन जाता है महाजनपद। महाजनपद में 16 जनपद आते हैं। कौन कौन से हैं वो 16 जनपद? इन्हें हम एक पोएम से याद कर सकते हैं। कौन सी पोएम है वो? उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अंग सूरसेन अस्मक बज्जी मगध अवंतिका कुरुमल काशी मत्स्य गांधार पांचाल वत्स चेदि कंबोज कौशल। आप इसे 2-3 बार पढ़ो, आपको सारे के सारे 16 महाजनपद याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इन 16 महाजनपद के बारे में आखिर पता कहाँ से चला। तो हम आपको बता दें कि यह सारे 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से पता चला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, यहाँ से हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। दोस्तों, महाजनपद काल में राज्य विस्तार की लालसा व्याप्त हो चुकी थी। हर जनपद का राजा या मुखिया दूसरे जनपद के राजा या मुखियों को हराकर, मारकर उनके जनपद को हथियाने का प्रयास करने लगा। लेकिन इन सभी में मगध ने बाजी मार ली। मगध बाकी जनपदों में से सबसे समृद्ध था। क्यों समृद्ध था? इसके आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कारण हम डीप में पहले ही पढ़ चुके हैं। इतिहास में हम महाजनपद के बाद मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं। मगध में सर्वप्रथम 560 BC में बृहदत्त ने राज किया, इसलिए इसे बृहदत्त वंश के नाम से जाना गया। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय को उसी का एक मंत्री जिसका नाम पुल्लिक था, उसने मार डाला। रिपुंजय की मृत्यु के बाद काफ़ी दिनों तक मगध जनपद के रूप में ही चला। बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय के मंत्रियों में एक मंत्री भट्टिय भी था। भट्टिय ने अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया और वह वंश हर्यक वंश के नाम से जाना गया। बिंबिसार ने मगध में 2 और नए राज्यों को मिला दिया। कौन से थे वो 2 नए राज्य? वो थे काशी और अंग। काशी और अंग को इन्होंने मगध में मिलाकर मगध को बड़ा बना दिया। बिंबिसार के ही शासन में एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जीवक किसके काल में राज्यवैद था? तो आपको बताना है बिंबिसार में। और बिंबिसार को हर्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। अजातशत्रु के अंदर राज्य पाने की लालसा हमेशा से थी, इसीलिए उसने अपने पिता बिंबिसार को मार डाला और स्वयं को मगध का नरेश घोषित कर लिया। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 BC में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु की तरह ही उसके पुत्र उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध का शासक बना। लगातार 2 शासकों द्वारा अपने पिता की हत्या करने के कारण इस वंश को इतिहासकारों ने पितृहंता वंश के नाम से जाना है। पितृहंता नाम से इसको बोला है। दोस्तों, उदयन का दूसरा नाम उदयभद्र भी था। उदयन के शासनकाल से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, लेकिन उदयन द्वारा नया शहर बसाने के बाद उसने अपनी राजधानी वहीं शिफ्ट कर दी। वह नया शहर था पाटलिपुत्र।
यह गंगा तथा सोन नदी के मध्य स्थित था। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। उदयन यानी उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसी का एक अमात्य शिशुनाग ने मार डाला और स्वयं को मगध का शासक घोषित कर लिया। इस प्रकार उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं, उसका लास्ट शासक नागदशक था और नागदशक को ही शिशुनाग ने मार डाला और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने साम्राज्य विस्तार करते हुए अवंती राज्य को भी मगध में मिला लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मगध अब धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया है। हर्यक वंश के शासकों ने भी मगध में कई सारे राज्य मिलाए, अब शिशुनाग ने भी मिला दिया। शिशुनाग के बाद उनका पुत्र कालाशोक मगध का राजा बना। कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के ही मंत्रियों में से एक मंत्री महापद्मनंद था और उसने नंदीवर्धन समेत सभी मंत्रियों और पुत्रों को मार डाला और स्वयं को मगध का शासक घोषित कर लिया और इसी के साथ ही महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली। दोस्तों आई होप आप सब लिंक करके चल रहे होंगे। हर वंश के अंतिम शासक की कड़ी अगले वंश के पहले शासक से मेल खाती है। मारकाट, खून खराबा, यह सब राज्य पाने की लालसा में आम बात हो गई थी। पिता पुत्र को मार रहा था, पुत्र पिता को मार रहा था, मंत्री राजा को मार रहा था। हिंसा करना जैसे इनके लिए आम बात हो गई थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को तो पुराणों में सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा है और इसके साथ ही परशुराम का अवतार भी कहा है। महापद्मनंद का पुत्र धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद अत्यंत ही अप्रिय और क्रूर शासक था। जनता इसके शासन काल में त्राही त्राही कर रही थी। बोला जाता है कि धनानंद पत्थरों से लेकर लकड़ियों तक के में टैक्स लगा रखा था। धनानंद अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर विश्व विजय की सपना लेकर रास्ते में सभी राज्यों को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता चला रहा था। आचार्य चाणक्य ने इन सभी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और समय से पहले ही मगध नरेश धनानंद को इस बात से सावधान कर देना चाहते थे, लेकिन धनानंद ने उनकी एक बात ना सुनी और उन्हें धक्के देकर अपने राजमहल से बाहर फेंकवा दिया। तब आचार्य चाणक्य ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं मगध साम्राज्य में धनानंद को उखाड़ कर ना फेंकूं और नंद वंश का सर्वनाश ना कर दूं, मैं अपनी यहाँ शिखा नहीं बांधूंगा। इसके बाद उन्होंने बहुत ही परिश्रम के बाद चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको हर कला में निपुण करके एक काबिल इंसान बनाया और वह आगे चलकर भारतीय साम्राज्य का संस्थापक बना और मौर्य वंश की नींव डाली। नंद वंश, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर आदि की डिटेल्ड वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उन सभी को वहाँ पे जाके। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार मौर्य मौर्य वंश के दूसरे शासक बने। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, नंदसार, भद्रसार, अमित्रोकेडीस आदि थे। बिंदुसार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहे। वह आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर राज्य विस्तार करते गए। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा। अशोक बिंदुसार व सुभद्रांगी का पुत्र था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 BC में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। लेकिन कलिंग के इस युद्ध में बहुत सारा नुकसान सहना पड़ा दोनों पार्टीज़ को और बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हो गए, भयंकर नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देखने के बाद अशोक का मन द्रवीभूत हो गया और अब उसने कभी युद्ध न करने का फैसला कर लिया और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए और इन्होंने उपगुप्त को अपना गुरु बना लिया और उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख बनवाए। अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारियों में शुरुआती 3 मौर्य शासक जैसी बात नहीं थी। फलस्वरूप राज्य की एकता व अखंडता टूटनी शुरू हो गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और इसे इसके ही एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की 185 BC में। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। लिंकर व लोडर कॉन्सेप्ट के माध्यम से अब आपके दिमाग में सभी कॉन्सेप्ट लिंक और लोड हो गए होंगे। दोस्तों मेरा मानना है कि इतिहास को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जब एक टॉपिक का अगले टॉपिक से कनेक्शन समझ में आ जाए। इस यूनिक कॉन्सेप्ट से हमारा प्रयास आपको सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करते हुए पूरे इतिहास को समझाना था। दोस्तों अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि पाषाण काल के मानवों के बाद
सिंधु घाटी की सभ्यता आई। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद तुरंत ही वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता के बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता आई। उत्तर वैदिक के बाद में क्या आए, हमारे बुद्ध और जैन आए, और बोल सकते हैं कि हमारे महाजनपद आए। महाजनपद के बाद हमने क्या देखा, मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में भी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले बृहदत्त वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर इसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। तो हर एक टॉपिक अब आपके ब्रेन में पूरी तरीके से लिंक हो गया होगा। और हमारे इस कॉन्सेप्ट लिंकर एंड लोडर का यही उद्देश्य ही था कि हर एक पॉइंट्स आपको लिंक हो जाए। इसी के साथ हम आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट्स लिखकर बताएं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबके साथ इसको शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है शुंग वंश के बारे में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।